हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज और पोइट्री का जो फादर कह के जिसको पुकारा जाता है, द वेरी फेमस पोइट जियोफ्रे चौसर। आइए इस वीडियो में उनका बारे कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जियोफ्रे चौसर 1340s में वो बॉर्न हुए थे। एग्जैक्टली किस मतलब 1342 या 44 या 45, एग्जैक्ट डेट तो नहीं जाना जाता, बट ये अनुमान लगाया जाता है कि 1340s में ही उनका जन्म हुआ था। और उनको काफ़ी सारा उनको उपाधि दिया जाता है, जिसमें से सबसे फेमस है ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि चौसर ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन किया था। स्टैंडर्डाइजेशन यानी उनका टाइम से ही सबसे पहले बार एक सेम पैटर्न का, एक सेम स्ट्रक्चर वाला, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर वाला इंग्लिश लैंग्वेज, एक ग्रामेटिकल पैटर्न फॉलो करने वाला, ठीक है, एक कुछ मतलब प्रॉपरली वर्ड स्टॉक वाला इंग्लिश लैंग्वेज जैसे हम आज जैसे जानते हैं। आज का इंग्लिश हालांकि मॉडर्न इंग्लिश है, चौसर का टाइम में वो थोड़ा मिडिल इंग्लिश था, लेकिन फिर भी एज अ नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश को वो प्रतिष्ठा करके दिए थे। उनसे पहले काफ़ी डायलेक्ट्स चलता था, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली अब मान लीजिए हिंदी भाषा को, ठीक है ना, हिंदी भाषा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। अब हिंदी भाषा को ही अलग अलग जगह, अलग अलग इलाका का हिसाब से उसमें बोलने में या लिखने में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। लिखने में तो खैर नहीं आता, लिखने में स्टैंडर्ड यूज होता है, लेकिन बोलने में, उच्चारण में, ठीक है, वर्ड यूजेज में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है। अलग अलग जगह का आदमी अलग अलग तरीके से हिंदी बोलेगा। लेकिन वैसे इंग्लिश में भी पहले चलता था कि अलग अलग प्रदेश का आदमी अलग अलग ढंग से, अलग अलग उच्चारण से, अलग अलग वर्ड्स प्रयोग करके इंग्लिश यूज करता था। बट चौसर ही थे वो पहले व्यक्ति जिन्होंने एक स्टैंडर्ड कॉमन लैंग्वेज फॉर्मेट सेट किया था। इसीलिए उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। तो चौसर का जन्म हुआ था कहाँ पे? विंट्री में, ठीक है। विंट्री इन द सेंस मतलब वाइन मर्चेंट का स्ट्रीट। उनका जो पूरा मतलब फैमिली था ना, ये वाइन मतलब मर्चेंडाइज से काफ़ी जुड़ा हुआ था। उनके जो फादर थे जॉन चौसर, वो भी एक बहुत ही फेमस वाइन मर्चेंट थे, ठीक है। इवन उनके पास रॉयल कमीशन भी था, मतलब रॉयल लाइसेंस जिसको कहा जाता है, ठीक है। और जो ग्रैंडफादर, चौसर के जो ग्रैंडफादर थे, वो भी बहुत बड़े एक वाइन वेंडर थे। और उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर यानी ग्रैंडफादर के पिताजी, वो एक टैवर्न कीपर थे। टैवर्न कीपर यानी इन कीपर जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे कोई आपका मतलब आज के ज़माने में जैसा होटल रहता है, ठीक है, कि कोई आदमी कोई घूमने फिरने आया तो बस कुछ खाने के लिए या रहने के लिए कुछ बंदोबस्त, तो उसी को पहले जन्म में टैवर्न बताया जाता है। तो वैसे टैवर्न के मालिक थे उनका ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनका वाइन वेंडर, और उनके जो पिताजी जॉन चौसर वो भी थे वाइन मर्चेंट, ठीक है। और चौसर का जो फैमिली है उसको क्या कहा जाता है? इप्सविच मर्चेंट्स, ठीक है। इप्सविच मर्चेंट्स यानी आपका जो इप्सविच और विंटनर्स यानी वाइन ब्रूअरी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विंटनर्स बोला जाता है। ये जनरेशन बाय जनरेशन एक तरीके का फैमिली प्रोफेशन ही रहा है चौसर का। थॉमस हॉकलिफ एक चौसर के कंटेम्प्रेरी है, उन्होंने प्रेज किया था चौसर को, क्या कह के? द फर्स्ट फाइंडर ऑफ आवर फेयर लैंग्वेज। यहाँ पे आपको स्पेलिंग थोड़ा सा गलत दिखता होगा, एक्चुअली ये मिडिल इंग्लिश का हिसाब से सही स्पेलिंग है, मॉडर्न में स्पेलिंग बदल गया है, इसलिए मॉडर्न के हिसाब से ये गलत लग सकता है, बट मिडिल इंग्लिश का हिसाब से ये सही स्पेलिंग है ना। तो पहले जो ढूंढने वाले हम लोग का जो खूबसूरत लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का बात किया जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज को आज के रूप में, एक कॉन्क्रीट रूप में, स्टैंडर्डाइज्ड रूप में किसने सबसे पहले ढूंढा था? चौसर ने। इसीलिए कहा गया द फर्स्ट फाइंडर ऑफ आवर फेयर लैंग्वेज। अब कुछ नेक्स्ट डेटा देख लेते हैं, दैट इज उनका जो चौसर का लाइफ स्पैन है ना, या अब कहा जाए तो उनका जो क्रिएटिव करियर है, उनका जो वर्क लाइफ है, उसको हम 3 फेज में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज कॉल्ड फ्रेंच फेज। फ्रेंच फेज क्योंकि इसमें उन्होंने फ्रेंच राइटर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसका बाद जो सेकंड फेज आता है वो है इटालियन फेज। इटालियन फेज उनका काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग रहा है, क्योंकि यही टाइम में वो अच्छा, चौसर एक डिप्लोमेट भी थे, ठीक है। डिप्लोमेट इन द सेंस उनको अभी जैसे हम लोग फॉरेन मिनिस्ट्री कहते हैं ना, कि मतलब बाहर का देशों से संबंध रक्षा करने वाले, या बाहर का मतलब फॉरेन रिलेशंस कीप करने के लिए विजिटिंग करते रहने, तो वही डिप्लोमेट, वही रोल था चौसर का, ठीक है। तो इस टाइम में उन्होंने कॉन्टिनेंटल यूरोप में बहुत घुमा था। आपका इटली हो गया, ठीक है, फिर आपका इधर उधर जर्मनी, फ्रांस, बाकी जो देश में है काफ़ी घूमना पड़ा था फ्रॉम मतलब रॉयल पर्पस या आपका ये विदेश नीति के अनुसार। तो इस वजह से उन्होंने इटली में भी भ्रमण किया था, और उस दौरान इटली के जितने भी प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, जैसे पेट्रार्क मान लीजिए, बोकाशियो मान लीजिए, दांते कह लीजिए, जितने भी बड़े बड़े नाम थे इटालियन साहित्य के, सबके साथ वो पर्सनली कांटेक्ट में आए थे और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसलिए इस समय का उनका जो साहित्य है ना, जो रचना है, इसको इटालियन फेज कहा जाता है। और जो आखिरी का 15 साल है उनके करियर का, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है।
और यही इंग्लिश पीरियड का सबसे, हम लोग थोड़ा देर बाद में आएंगे डिटेल्स में, लेकिन जो कैंटरबरी टेल्स जो एक वन आइकॉनिक क्रिएशन कहा जाता है, जिसके वजह से चौसर को सबसे ज्यादा जाना जाता है, ठीक है, दैट इज मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स, वो इस इंग्लिश पीरियड में ही लिखा गया है। अब आगे चलते हैं। सोशल इवेंट्स इन चौसर टाइम के, चौसर का टाइम में जब तक चौसर जीवित थे तो कुछ काफी सामाजिक या कहा जाए तो सोशो इकोनॉमिक कह सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट या इतिहास तैयार कर देने वाला कुछ घटना हुआ था, ठीक है, जो एक वाटरशेड का काम करता है, जो इवेंट अपने आप में उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को, कंटेम्प्रेरी इकोनॉमी को या कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को, सोच को भी बदल के रख दिया था। क्या क्या वो था? सबसे पहले था पेजेंट्स रिवॉल्ट, ठीक है, किसान आंदोलन जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसको ग्रेट राइजिंग भी कहा जाता है या वॉट टाइलर्स रिबेलियन भी कहा जाता है, क्योंकि वॉट टाइलर इस किसान आंदोलन का नेतृत्व में थे, ठीक है। ये किसान आंदोलन क्यों हुआ था? 100 ईयर वॉर, ये 100 ईयर्स वॉर के बारे में बस थोड़ी देर में आएंगे। 100 ईयर्स वॉर एक एक्चुअली क्या है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बहुत एक शतक से चली आती हुई बीच बीच में युद्ध था। तो इसका वजह से क्या हुआ था ना कि युद्ध होता है तो खर्चा होता है, तो उस खर्चे को उठाने के लिए पेजेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार भी किया जाता था, अननेसेसरी टैक्स भी इम्पोज किया जाता था, और भी कुछ कुछ मतलब इनजस्टिस था जिसके खिलाफ में ये आंदोलन हुआ था। फिर आता है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ सिर्फ मतलब सोशियो इकोनॉमिक नहीं, इसको कहा जाए तो पूरा ह्यूमन हिस्ट्री को बदल देने वाला, दिल दहला देने वाला एक था। ये एक्चुअली एक पैंडेमिक था, जैसे हम लोग कोविड पैंडेमिक हम लोग सब जानते हैं, ठीक वैसे ही उससे भी भयानक किस्म का पैंडेमिक था ब्लैक डेथ। इसको ब्लैक डेथ क्यों बोला जाता है? एक्चुअली इसका एक्चुअली नाम है ब्यूबॉनिक प्लेग, ठीक है। पहले का जमाना में प्लेग एक ऐसा मतलब बीमारी था जिसका कोई इलाज नहीं था, एकदम मतलब लाखों लाखों में आदमी मरते थे, एकदम महामारी हो जाता था। तो वैसे ही 1346 से लेकर 1353 तक ये ब्यूबॉनिक प्लेग का बहुत ही भयंकर महामारी चला था। पूरा एक तरीके से कहा जाए तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका का भी कुछ कुछ कंट्रीज एकदम तहस नहस हो गया था। इतना इसमें डेथ टोल हुआ था कि कहा जाता है कि यूरोप का 50% पॉपुलेशन पूरा खत्म हो गया था सिर्फ ये एक ब्यूबॉनिक प्लेग से, ब्लैक डेथ की वजह से, ठीक है। और पूरा दुनिया का, उस टाइम दुनिया का जितना पॉपुलेशन था उसका लगभग 1/3 खत्म हो गया था। तो आप समझ ही सकते कितना बड़ा इंपैक्टफुल ये घटना था। अब आखिर में आता है 100 ईयर्स वॉर। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है, ये आपका एक सदियों से चलते आया, लगभग एक शतक तक कंटिन्यू होते वाला युद्ध था। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार चलते गया। मान लीजिए कि पहला कोई एक युद्ध हुआ, वो 4-5 साल चला, फिर 2-3 साल बाद फिर से एक युद्ध हुआ, वो 10 साल चला, फिर मान लीजिए 10-15 साल फिर से एक युद्ध हुआ, ऐसे बीच बीच में ब्रेक फिर युद्ध, ब्रेक फिर युद्ध, ऐसे करके ये 100 साल तक ये झड़प चलता रहा, इसलिए इसको 100 ईयर्स वॉर कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ उनका कंटेम्प्रेरीज देख लेते हैं। विलियम लैंगलैंड, ठीक है, जॉन वाइक्लिफ, गावर और मैंडेविल, ये 4 थे काफी जाने माने चौसर के कंटेम्प्रेरी, यानी उन्हीं का समय में, चौसर के आसपास का समय में ये लोग अपना साहित्य रचना करते आए हैं, ठीक है। जिनमें से लैंगलैंड काफी आपका मतलब फेमस माने जाते हैं, काफी एफिशिएंट भी माने जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं उनका वाइफ के बारे में। जो चौसर का जो वाइफ था दैट इज फिलिपा डे रॉयट। ये फिलिपा डे रॉयट का थोड़ा सा खासियत इसलिए है क्योंकि चौसर का जो स्पॉन्सर थे, ठीक है, उन टाइम में वो थे जॉन ऑफ गॉड, ठीक है। अब जॉन ऑफ गॉड का जो तीसरी वाइफ था, जो थर्ड वाइफ था, दैट इज कैथरीन। कैथरीन की बहन है फिलिपा डी रॉयट, और यही जॉन ऑफ द गॉड का ये तीसरी वाइफ का जो बहन, इससे शादी हुआ था चौसर का। एक्चुअली ये लोग एलोप किए थे, ये लोग मतलब भाग के शादी किए थे, ठीक है। और क्योंकि एक बार इससे शादी हो गया तो चौसर क्या होगा, एक रॉयल फैमिली का एक तरीके से एक किनशिप, एक मेंबर बन गए, ठीक है, उनसे नाता जुड़ गया। तो इसी का बाद से चौसर का क्या, रॉयल काफी मतलब फेवर मिलता था, काफी पोस्ट भी उनको मिला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने के लिए। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं वर्क्स ऑफ चौसर की, चौसर ने क्या क्या वर्क किया है, फेज बाय हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंच इन्फ्लुएंस या फ्रेंच फेज, जो उनका फर्स्ट क्रिएटिव फेज, उसमें क्या क्या उन्होंने फेमस वर्क लिख के गया है। सबसे पहले है रोमंट ऑफ द रोज, ठीक है। फिर है द बुक ऑफ डचेस, काफी इंपॉर्टेंट बुक है द बुक ऑफ डचेस। द कंप्लेंट अनटू पाइटी एंड ABC, द कंप्लेंट ऑफ मार्स, ठीक है। फिर इटालियन में जैसे एनिडा एंड आर्साइड, द पार्लियामेंट ऑफ हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये द पार्लियामेंट ऑफ हाउस। ट्रायलस एंड क्रिसिडी, ट्रायलस एंड क्रिसिडी को बोला जाता है द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ नॉवल, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले नॉवल का अगर कोई मतलब प्रोटोटाइप है, आर्केटाइप हो, तो वह ट्रायलस एंड क्रिसिडी, बहुत फेमस ये स्टोरी है। द हाउस ऑफ फेम, ये अच्छा मैं बार बार बता रहा हूँ, मतलब स्पेलिंग का तरफ मत जाइए क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग से मिडिल इंग्लिश स्पेलिंग मैच नहीं करेगा। उन जमाने का स्पेलिंग के हिसाब से ये सही स्पेलिंग है, तो ये थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन भी एक और इनका अच्छा राइटिंग है चौसर का।
अब हम लोग जो मेन है इंग्लिश पीरियड के जो मेन है दैट इज द कैंटरबरी टेल्स। मैंने पहले ही बताया कैंटरबरी टेल्स से उनका सबसे आइकॉनिक जिसको मास्टरपीस कहा जाता है वो थोड़ा मैं एकदम बहुत शॉर्ट में बता दूं। कैंटरबरी टेल्स एक एक्चुअली एक पिलग्रिमेज का कहानी है कि इंग्लैंड का कुछ काफी सारे आदमी मिलकर चौसर को मिला करके 30 टोटल पिलग्रिम थे, ठीक है। वो लोग क्या कहते थे, वो लोग जा रहे थे पिलग्रिमेज में, कहा आर्च ऑफ कैंटरबरी, ठीक है, मतलब एक्चुअली आर्च नहीं, श्राइन ऑफ थॉमस ए बेकेट। अब ये थॉमस ए बेकेट क्या है, थॉमस ए बेकेट के आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी कैथेड्रल, ठीक है। इनको मार्टरडम कर दिया गया था, यानी इनको हत्या कर दिया गया था, ठीक है, ही इज कंसिडर्ड अ मार्टर, तो इसलिए उनका एक श्राइन है। तो वो जो श्राइन है ऑफ सेंट थॉमस बेकेट, तो वो है आपका कैंटरबरी में। तो वहीं से वहीं पे पिलग्रिमेज कर रहे थे कुछ लोग, चौसर को छोड़ करके 29 लोग, चौसर को मिला करके 30 लोग, ठीक है, सब कोई मिल करके आए थे टैबर्ड इन मैंने पहले ही आपको बता दिया, टैवर्न या होटल तरीके का जगह पहले के जमाने में के लोग रेस्ट करते थे, खाना पीना करते थे। तो वैसे एक साउथ वर्क का एक जगह था टैबर्ड इन, वो टैबर्ड इन में सारे लोग आकर के जमा हुए थे, और उस टैबर्ड इन का जो मतलब इन कीपर था, जो मालिक था, उसका नाम था हैरी बेली, ठीक है। तो सब कोई ने मिलकर क्या डिसाइड किया, हैरी बेली ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, सब कोई मिलकर के पिलग्रिमेज में जाते हैं। अब जाते जाते तो बोर हो जाएंगे, बहुत सारा रास्ता, तब तो बस ट्रेन ऐसा तो कुछ था नहीं, पैदल ही चल के या घोड़ा में घुड़सवारी करके या पैदल चल के जाना पड़ता था, तो इतना रास्ता फालतू का, बोर होके क्या करेंगे, कुछ कहानी सुनाते हैं, सब कोई मिलकर के एक एक कहानी सुनाएंगे। तो चौसर का प्लान क्या था कि हर एक कैरेक्टर, टोटल 30 है, तो हर एक कैरेक्टर से 4 स्टोरी टोटल बुलवाना है। मतलब वहां जाने का टाइम 2 स्टोरी हर कोई बोलेगा, और वहां से लौटने का टाइम, मतलब एक बार कैंटरबरी कैथेड्रल जाने का टाइम हर कोई 2 स्टोरी बोलेगा, वहां से लौटने के बाद 2 स्टोरी, तो 2 4 हो गया, तो 30 × 4 टोटल 120 स्टोरी का एक बहुत बड़ा एक कलेक्शन उनका बनाने का प्लान था। हालांकि उतना हुआ नहीं, सिर्फ 24 स्टोरीज ही वो खत्म कर पाए अपना मृत्यु से पहले। तो ये डिफरेंट स्टोरीज, और इसमें ढेर तरह के कैरेक्टर थे, मतलब हर समाज का हर स्तर से था। जैसे आपका हाई क्लास सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव था, नाइट भी थे, स्क्वायर भी थे, ठीक है। फिर आपका थोड़ा सा मिडिल क्लास भी जैसे हो गया, जैसे आपका एक मर्चेंट था, ठीक है, एक स्टूडेंट था, एक मिलर था, और फिर आपका रिलीजियस सेक्शन में भी था, रिलीजियस स्ट्राटा में से भी था, मॉन्क था, ठीक है, नन प्रायरेस थी, नन थे, ठीक है, जैसे कुछ अच्छे आदमी भी थे, ठीक है, हेल्पफुल आदमी भी थे, वैसे ही कुछ एकदम धोखेबाज या ट्रेचरस आदमी भी थे, ठीक है। कोई जैसे ऑनेस्ट आदमी भी था, डिसऑनेस्ट आदमी भी था, ठीक है, एक वाइफ ऑफ बात थी, ठीक है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर भी रही है, बहुत फेमस कैरेक्टर भी रही है। तो ऐसे करके मतलब इसको क्रॉस सेक्शन ऑफ इंग्लिश सोसाइटी बोला जाता है, कि सोसाइटी का एकदम पाई टू पाई हम लोग को ऑनेस्ट एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है कैंटरबरी टेल से, कि हर एक सोसाइटी का हर एक स्टेज से उठ के आने वाला बंदा का दिमाग में चल क्या रहा है, उससे पूरा सोसाइटी के बारे में पता चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। बाकी और कुछ है जो आप देख सकते हैं, लैक ऑफ स्टेडफास्टनेस, कॉम्प्लेट ऑफ चौसर, ये आप देख लीजिए यहाँ से, लेकिन मेन आपका यही है वर्क कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। अब कुछ और छोटा मोटा बात हम लोग जान लेते हैं चौसर के बारे, कि जैसे मैंने पहले आपको बोला कि चौसर ने ही सबसे पहले स्टैंडर्डाइज किया था इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। और उनके टाइम में मतलब स्टैंडर्डाइजेशन वो जब किए उनके, तब क्या चलता, उससे पहले क्या चलता था, फ्रेंच चलता था, फ्रेंच, और खास करके ये किसमें फेमस था, रॉयल पर्सोना में फेमस था, ठीक है। मतलब जो आपका किंग्स के या क्वीन का फैमिली हुआ करते थे, या जो एरिस्टोक्रेसी हुआ करते थे, वो लोग फ्रेंच काफी पसंद करते थे, और कॉमन लोग तो ऐसे डायलेक्ट में स्पीक करते थे। लेकिन उन्हीं का बाद, चौसर के आने के बाद एक स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग को मिला है, ठीक है। और एक और जो बात है कि राइम, जैसे आजकल हम जो जैसे पोएट्री में राइम देखने को मिलता है ना, तो राइम इंग्लिश लिटरेचर में पहले नहीं था, ये फ्रेंच लिटरेचर में ये कंसेप्ट था राइम, और वहां से अप्रोप्रिएट करके, वहां से इंस्पायर होकर चौसर ने इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश पोएट्री में राइम का कंसेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ तक कि वो अपने कुछ इन्वेंटिव मीटर भी बनाए थे, जैसे आयमिक पेंटामीटर हम लोग जानते हैं, उसी का कुछ समान हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफिकेशन करके उन्होंने बताया था 5 स्ट्रेस लाइन, ठीक है, ये भी एक डेकासिलेबिक लाइन था, ठीक है। यहाँ तक कि उन्होंने एक राइम रॉयल भी क्रिएट किया था, ये 110% का जेन्युइन इन्वेंशन था राइम रॉयल, ठीक है। मैथ्यू आर्नल्ड एक बहुत मतलब फेमस क्रिटिक है, उन्होंने चौसर को बताया है द फादर ऑफ आवर स्प्लेंडेड इंग्लिश पोइट्री, ये एमसीक्यू में काफी बार आता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। और चौसर का मृत्यु हुआ था 60 साल की उम्र में 25 अक्टूबर 1400 को। देखिए उनका बर्थ डेट का बारे तो एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन उनका डेथ का जो तारीख है वो एकदम 110% कंफर्म है, दैट इज 25 अक्टूबर
1400, ठीक है। और इसका बाद जो इन्फॉर्मेशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वेस्टमिंस्टर एबे में पोएट्स कॉर्नर में उनको मतलब समाधिस्थ किया गया, उनका कवर दिया गया। और वहीं पोएट कॉर्नर में दफनाए जाने वाले सबसे पहले पोएट थे यही, ही वॉज द वेरी फर्स्ट पोएट टू बी बेरीड इन पोएट्स कॉर्नर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो यही था चौसर के बारे सारा कुछ। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड, मोर वीडियोज आर कमिंग।